हथ पैर बन के किता अग दे हवाले। यमुना नहर के नेड़े मिली सड़ी हुई लाश। बंबीहा गैंग ने लई कतल की जिम्मेवारी। अमृतसर दे विच कांग्रेस की मीटिंग के दौरान होया जबरदस्त हंगामा। लोक सभा उम्मीदवार के नाम से चर्चा दौरान गरमाया माहौल। ओपी सोनी ते गुरजीत औजला के समर्थकों ने की नारेबाजी। विक्रम मजीठिया के करीबियां नूं SIT ने भेजा समन। साबका PA ते OSD सने 4 करीबी तलब। ड्रग केस दे विच 2 फरवरी नूं पेश होने के आदेश। बीजेपी आगू अरविंद खन्ना नूं ED का समन। कल पेश होने के निर्देश। साल 2008 के करप्शन केस दे विच किया गया है तलब। विवादां दे विच गुजरात की सौराष्ट्र अंडर-23 क्रिकेट टीम। चंडीगढ़ एयरपोर्ट के उत्ते 5 खिडारियों की किट दे विचों मिली बड़ी मात्रा च शराब। एसोसीएशन बोली जांच करके एक्शन लवेगी अनुशासनी कमेटी। परीक्षा पे चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने बच्चों को दिते एग्जाम्स के बारे टिप्स। बोले हर चुनौती के लिए खुद को करो तैयार। मापियां भी सलाह बच्चों ते ना पाओ बोझ। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का बड़ा कदम। बच्चों की लाइब्रेरी के लिए दान किया अपना जद्दी घर। रोहतक के पिंड बनियाणी दे जमपल ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल। पंजाब दे विच मुड़ वध सकदी है ठंड। मौसम विभाग के वल्लों 4 फरवरी तक मींह का अलर्ट जारी। उत्तर भारत के कई इलाकों के विच रहेगी धुंध और चलेगी सीत लहर। सत श्री अकाल, स्वागत है। गौरव शुक्ला मैं हाँ तुहाडे नाल हाज़र हाँ। फर्क तां पैंदा है लैके और फर्क तां पैंदे दी शुरुआत करन जा रहे हैं। लोक सभा चोणां तो पहला राज सभा चोणां दा ऐलान होया उत्थों। जी हाँ, 15 सूबियां दियां 56 राज सभा सीटां दे उत्ते इलैक्शन दी अनाउंसमेंट कर दी गई है। हरियाणा ते हिमाचल दी एक सीट दे उत्ते भी चोण होवेगी। हिमाचल दे विच बीजेपी दे कौमी प्रधान JP नड्डा दा जिहड़ा कार्यकाल है बतौर राज सभा मैंबर वो खत्म हो रहा है। हरियाणा दे विच बीजेपी MP DP वत्स का भी कार्यकाल खत्म हो रहा है। राज्य सभा दे विच 6 साल का कार्यकाल होता है और 8 फरवरी तो नामजदगियां शुरू हो जाएगियां। 20 फरवरी नामजदगियां वापस लेने की आखिरी तारीख होगी। 27 फरवरी नूं वोटिंग होगी राज्य सभा की मैंबरशिप के लिए। तो लोक सभा चोणां ते राज्य सभा चोणां दे विच फर्क यह हुंदा है जिहड़ी लोक सभा की चोण हुंदी है आपां सारे वोट करते हैं, पर जिहड़ी राज्य सभा की चोण हुंदी है जिहड़े विधान सभा के चुने गए MLA हुंदे ने उन्हां दे वल्लों वोट करके राज्य सभा भेजे जाते हैं नुमाइंदे। जिवें मैं हरियाणा का जिक्र करा तो 5 सीटां ने पर उत्थे 1 सीट के उत्ते इलैक्शन होने जा रहा है। हिमाचल दे विच 1 सीट ते इलैक्शन होने जा रहा है। काबिले गौर यह भी है कि इस दे विच बिहार भी शामिल है और बिहार दीयां भी 6 सीटां ने और बिहार दे विच एक दिन पहला ही समीकरण बिल्कुल बदले हुए नजर आए जदों नीतीश कुमार वापस NDA दे विच आ गए। मैं जिक्र इस करके कर रहे हैं क्योंकि विधान सभा दे विच जिन्नियां सीटां होणगियां उस सीटां दे आधार दे उत्ते ही राज्य सभा दे विच एंट्री मिलती है। जिवें पंजाब दे विच 92 सीटां आम आदमी पार्टी दी आईयां तां इलैक्शन होए 92 सीटां आउण तो बाद और सारियां दियां सारियां जिहड़ियां पंजाब दी राज्य सभा सीटां ने ओह आम आदमी पार्टी दे खाते दे विच चलियां गईयां। और काबिले गौर है कि इस पूरे मामले दे विच यह भी इंपॉर्टेंट है कि JP नड्डा मौजूदा समय दे विच बीजेपी के कौमी प्रधान ने एक बड़ा अहुदा उन्हां दे कोल है। पर जेकर समीकरणों का मैं जिक्र करा तो 2022 दिसंबर के जिहड़े हिमाचल प्रदेश के इलैक्शन होए उन्हां दे विच बीजेपी सत्ता तो दूर हो गई, कांग्रेस सत्ता दे विच आ गई। तो अजिहे दे विच JP नड्डा दे लई हिमाचल की राज्य सभा सीट तो राज्य सभा दे विच वापसी करनी या वापस एक बार दोबारा मैंबर चुने जाना मुश्किल नजर आउंदा दिख रहा है। हालांकि वो उसी सीट तो जाते हैं या फिर किसी होर सीट तो उन्होंने बीजेपी के वल्लों उतार दिता जाता है। राज्य सभा के लिए यह देखना होगा उतारिया भी जाता है या नहीं उतारिया जाता कि लोक सभा के इलैक्शन के लिए JP नड्डा नूं तुसीं कह सकते हो कि उतारिया जाएगा। उस तरीके की रणनीति देखना होगा। और जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं साडे सहयोगी अंकित दुदानी इस समय फोन लाइन से साडे नाल ने। अंकित, जानना चाहेंगे क्या कुछ आपके पास जानकारी? दिलचस्प मुकाबला, एक तो लोकसभा चुनाव, मैं खासतौर पर हरियाणा का जिक्र करूं तो लोकसभा के बाद विधानसभा भी और उससे पहले राज्यसभा की 1 सीट के ऊपर जद्दोजहद। बिल्कुल, हरियाणा के जो एक राज्यसभा सीट है वो DP वत्स जो अभी
राज्यसभा सदस्य हैं, उनका कार्यकाल 2 अप्रैल को खत्म हो रहा है और उनकी सीट खाली हो रही है। तो उस सीट पे क्योंकि बीजेपी के खाते में ही जाएगी ये राज्यसभा सीट जो है, क्योंकि हरियाणा में अगर बात करें तो 41 विधायक बीजेपी के हैं और सीधी सीधी एक सीट ही है, तो 30 वोट चाहिए, तो सीधी सीधी वो बीजेपी के खाते में जाएगी। वहीं पूरे देश भर की अगर बात करें तो 13 राज्यों के जो 50 राज्यसभा सदस्य हैं उनका 2 अप्रैल को कार्यकाल समाप्त होने वाला है और 2 राज्य और बचते हैं, उनके भी 6 सदस्य 3 अप्रैल को उनका कार्यकाल खत्म हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के जो 15 राज्यों की 56 राज्यसभा सीटें हैं उस पर चुनाव होगा और 27 फरवरी को ये चुनाव होगा, वोट डाले जाएंगे। तो उसमें अगर बात की जाए, उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है, मध्य प्रदेश है, गुजरात है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, राजस्थान है, कर्नाटक है, उत्तराखंड है, छत्तीसगढ़ है, ओडिशा, हरियाणा और हिमाचल है। और इनकी अगर सीटों की अगर मैं बात करूं तो उत्तर प्रदेश से 10 राज्यसभा सदस्य चुने जाने हैं, महाराष्ट्र और बिहार से 6-6, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल से 5-5, गुजरात और कर्नाटक से 4-4, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से 3-3, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड से 1-1 राज्यसभा सदस्य चुना जाना है। तो और बड़े बड़े कई नाम हैं ऐसे, जैसे आपने जेपी नड्डा का नाम बताया, वो कहीं ना कहीं अब उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है। वैसे ही नाम है भूपेंद्र यादव का, जो कि पर्यावरण मंत्री है केंद्र की सरकार के अंदर, अश्विनी वैष्णव है। तो ऐसे बड़े नाम हैं जो रिटायर हो रहे हैं। और अंकित, एक चीज आपसे समझनी चाहूंगा हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में ही। देखिए, कुछ दिन पहले अशोक तंवर कांग्रेस आम आदमी पार्टी होते हुए बीजेपी में एंट्री कर गए और काबिल गौर ये भी है कि ये बहुत सारी चर्चाएं और खबरें निकल कर आई कि आम आदमी पार्टी ने उनको नहीं भेजा राज्यसभा दिल्ली से, इसलिए उन्होंने पार्टी से नाराज होकर पार्टी को छोड़ ही दिया। तो क्या बीजेपी की तरफ से हरियाणा में अशोक तंवर दावेदार राज्यसभा सीट के हो सकते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नजर नहीं आता कि अशोक तंवर राज्यसभा के दावेदार होंगे, क्योंकि अशोक तंवर पार्टी में अभी शामिल हुए हैं और कोई कमिटमेंट के साथ शामिल नहीं हुए हैं, ऐसा उन्होंने भी कहा है। और ऐसा जो बीजेपी के सूत्रों से पता चला है, वो कोई अशोक तंवर को पार्टी राज्यसभा नहीं भेजेगी, क्योंकि कृष्ण लाल पंवार जो कि उसी समुदाय से आते हैं, दलित समुदाय से आते हैं, उनको पहले ही पार्टी बीजेपी में भेज चुकी है, राज्यसभा में भेज चुकी है। तो कहीं ना कहीं एक कास्ट कॉम्बिनेशन है, वो भी रहता है। अब की बार किसी जाट उम्मीदवार को पार्टी राज्यसभा भेज सकती है, ऐसी कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि अभी जब पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ थे तो उनको हटा दिया गया। अब मुख्यमंत्री भी दूसरी कम्युनिटी से आते हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी दूसरी कम्युनिटी से हो गए हैं, जबकि हरियाणा जो है जाट बहुल क्षेत्र है। आप ये भी कह रहे हैं कि ओपी धनखड़ भी एक कैंडिडेट हो सकते हैं? बिल्कुल, ओपी धनखड़ भी हो सकते हैं और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला है, वो भी कैंडिडेट हो सकते हैं। जी, चलिए, शुक्रिया अंकित, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। शिमला का रुख करते हैं, रणवीर साडे से होगी इस समय शिमला तो साडे नाल जुड़ रहे हैं, क्योंकि हिमाचल की भी एक सीट है और दिलचस्प इस करके है क्योंकि जेपी नड्डा उस राज्यसभा सीट तो राज्यसभा पहुंचे हुए ने, हुण कार्यकाल खत्म हो रहा है। रणवीर, क्या कहते हैं हिमाचल के समीकरण और एक सीट जेपी नड्डा वाली सीट, यहां से वापस जेपी नड्डा का राज्यसभा पहुंचना मुश्किल नजर आ रहा है, क्या कुछ आपके पास जानकारी? देखिए, इसमें जो है 27 फरवरी को मतदान होगा, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर कांग्रेस की सरकार है, तो ऐसे में अभी तक कांग्रेस ने पत्ते नहीं खोले हैं कि यहाँ से राज्यसभा जो है किसे भेजा सकता है। देखिए, चर्चाएं तो इस बात की भी है कि प्रियंका गांधी का घर जो है शिमला में है, तो राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं ये है कि शायद राज्यसभा में जो है वो सांसद की पारी प्रियंका गांधी यहाँ से शुरू कर सकती है। खैर, ये चर्चाएं हैं, अभी कांग्रेस की तरफ से इस बारे में कोई जानकारी अभी तक नहीं दी गई है। जो इससे पहले जो बड़े नाम हैं जिन पर चर्चा हो चुकी है, वो पहले भी राज्यसभा के सदस्य रह चुके हैं, जिसमें बड़ा नाम आनंद शर्मा का है। लेकिन जिस तरह से हालात बने हैं, आनंद शर्मा को दोबारा कांग्रेस जो है भेजेगी या नहीं भेजेगी, इस पर भी फैसला नहीं हुआ है। एक और दावेदार है जो कांगड़ा की नेत्री है, विप्लव का नाम यहाँ पर सामने आ रहा है, लेकिन अभी थोड़ी देर में जो है मुख्यमंत्री इस पर बयान दे सकते हैं। अब देखना होगा कि यहाँ से किस तरह का समीकरण बनेगा। लेकिन जो गांधी परिवार से किसी सदस्य को राज्यसभा भेजने की जहाँ तक बात है, तो वो ये तय करेगा कि सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी में से अगर कोई जो है
वो लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगी, तो इस स्थिति में ये संभावनाएं जताई जा सकती है कि शायद प्रियंका गांधी को यहाँ से भेजा जा सकता है, लेकिन आधिकारिक तौर पर कोई सूचना नहीं है, केवल चर्चाएं इसी की है। जी चलिए, शुक्रिया रणबीर, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तब बहुत इंटरेस्टिंग इस समय लाजमी तौर पर हिमाचल ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। जेपी नड्डा ਉਥੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਗਏ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹੁੰਚਣਾ ਫਿਲਹਾਲ ਹਿਮਾਚਲ ਵਾਲੀ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਨਫੈਕਟ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਆਸ ਰਾਈਆਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਬ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। खैर, जो एक सीट के उत्ते एक पार्टी के कौमी प्रधान राज सभा पहुंचे होण ते उसी सीट के उत्ते हुण गांधी परिवार के किसी मैंबर के जाण दीआं चर्चावां होण, फिर सियासत नूं फर्क तब पैंदा है। उधर नागरिकता सोध कानून नूं लैके केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर ने एक वड्डा दावा किया। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना दे विच एक रैली नूं संबोधन करदिआं केंद्रीय मंत्री ने दावा किया कि एक हफ्ते दे विच सीए लागू हो जाएगा। शांतनु ठाकुर ने कहा कि इकल्ला पश्चिम बंगाल नहीं बल्कि पूरे देश दे विच सीए लागू किया जाना है। ভারতবর্ষ পশ্চিমবঙ্গ সহ ভারতবর্ষের প্রত্যেকটা স্টেটে সিএ লাগু হবে এবং সেটা আপনারা দেখবেন। আজকে সেই शांतनु ठाकुर ने गृह मंत्री अमित शाह का बयान दोहराते हुए कहा कि बीजेपी की अगवाई वाली केंद्र सरकार सीए लागू करके रहेगी और इस तो सानू कोई नहीं रोक सकता। ਤਾਂ ਸੀਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਬ ਬਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸੀਏ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਧਰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਨੂੰ ਜਲਦ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਸੀਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ यूसीसी ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਡਰਾਫਟ ਕਮੇਟੀ 2 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋर्ट ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇਗੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। कमेटी ने अपना काम पूरा कर लिया है और उन्होंने हमको बताया है कि 2 तारीख को वो हमको ड्राफ्ट दे देंगे और उनका ड्राफ्ट देने के बाद उसका आकलन करेंगे। दरअसल यूनीफॉर्म सिविल कोड का मसौदा तैयार करने के लिए बनी कमेटी 2 फरवरी ਨੂੰ अपना ड्राफ्ट सूबा सरकार ਨੂੰ सौंपਣ जा रही है। इस ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ यूसीसी ਨੂੰ पूरे सूबे ਦੇ ਵਿੱਚ लागू किया जाना है। विधानसभा में जो विधेयक बनने की दिशा में, एक्ट बनने की दिशा में जो कार्रवाई होती है उस कार्रवाई को हम आगे बढ़ यूसीसी ਦੇ लागू ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤਲਾਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤਰੀਕੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਵਿਆਹ, ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੇ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ, ਸੰਪत्ति, ਬੱਚਾ ਗੋਦ ਲੈਣ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਸੀਏ ਅਤੇ ਯੂਸੀਸੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਗੂੰਜਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਣ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਪੂਰਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਵੱਖਰੇ ਹੀ ਵਿਵਾਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਵਿਵਾਦ ਉੱਠਿਆ ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮਾਮ ਉਮਰ ਅਹਿਮਦ ਇਲਿਆਸੀ ਹਿੰਦੂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਮਾਮ ਇਲਿਆਸੀ ਨੂੰ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੇਮ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਮੁਫਤੀ ਸਾਬਿਰ ਹੁਸੈਨੀ ਨੇ ਫਤਵਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। मेरी जिंदगी का ये सबसे बड़ा फैसला था। मैंने बहुत विचार करने के बाद मुझे लगा कि मुझे जाना चाहिए देश हित में। मैं पैगाम मोहब्बत लेकर वहां गया था। हालांकि डॉक्टर इलियासी ने स्पष्ट किया है कि ना तो उन्होंने कुछ गलत किया ते ना ही वो माफी मंगणगे। ये पैगाम देना चाहता हूं कि मैंने कोई गलत नहीं किया, ना मैं माफी मांगूंगा। अयोध्या च राम मंदिर के समागम च शमूलीयत के उत्ते फतवा जारी करना अजिहा करन वालियां दी सोच दे उत्ते सवाल जरूर खड़े करदा है। वादियां ते हुण खबर खन्ना तो, खन्ना दे कब्जा फैक्ट्री रोड दे उत्ते लुटेरियां ने एक परिवार ਨੂੰ ਬੰਦਕ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਲੁੱਟ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਹਥਿਆਰਬੰਦ 3 ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਦੇ ਹੀ ਤਾਲਿਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਾਲਿਫ ਨੇ ਕਰੀਬ 2 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੁਟੇਰਾ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਜਿਸ ਨੇ ਤਾਲਿਫ ਦੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੇਪ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੁਟੇਰੇ ਤਾਲਿਫ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦਕ ਬਣਾ ਕੇ ਘਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗਿਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। बस आंदे उन्होंने मतलब कि मैनू फड़ लिया, मौका ही नहीं दिता कि कुछ बोलना या नहीं, गला दब लिया उन्होंने,
ਫਿਰ ਟੇਪ ਵਗੈਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਉੱਤ ਬੰਨ੍ਹਤੇ, ਲੱਤਾਂ ਵੀ ਬੰਨ੍ਹਤੀਆਂ। ਤੇ ਕੁਝ ਸਮਾਨ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਉਧਰ ਖਬਰ ਮਿਲਦੀ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਸਰਚ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਅਲਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਨਾ ਵਗੈਰਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਪੇਟੀ 'ਚੋਂ ਹੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ? 2-3 ਬੰਦੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਰਹੀ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਜਾਰਜੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 25 ਸਾਲ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਕਤਲ ਦੀ ਉੱਥੇ ਜੋ ਪੂਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰਿਆ ਉਸ ਦੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਖਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜੇ ਵਿਵੇਕ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਹਥੌੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਬੜਤੋੜ ਵਾਰ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਖਸ ਵਿਵੇਕ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵਾਰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਰੀਬ 50 ਵਾਰ ਵਿਵੇਕ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਥੌੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਵਿਵੇਕ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਵੇਕ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਿਵੇਕ ਇੱਕ ਫੂਡ ਮਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸਟੋਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਬੇਘਰ ਸ਼ਖਸ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਵੇਕ ਅਤੇ ਸਟੋਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ 16 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਵਿਵੇਕ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਥਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਵਿਵੇਕ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਕਾਂਗੜਾ ਤੋਂ। ਕਾਂਗੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਔਰ ਸਜ਼ਾ ਅਜਿਹੀ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਜਿਹੀ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਕਈ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬਾਥਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਜਿਸ ਥਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੈ ਉਹ ਕਾਂਗੜਾ ਦੇ ਫਤਿਹਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦਾ ਇੱਕ ਬਾਥਰੂਮ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਵਜੋਂ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬੱਚਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਥਾਨਕ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਛੁੱਟੀ ਤਾਂ 3 ਵਜੇ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਇਹ 4:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ 4 ਵਜੇ 4:30 3 ਵਜੇ ਛੁੱਟੀ ਹੋਈ ਤੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੋਣੇ ਸਾਨੂੰ ਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਪੌੜੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਖਿਰ ਅਜਿਹੀ ਕਿਹੜੀ ਹਰਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਬੱਚਾ ਬਾਥਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਰਿਹਾ। ਖੈਰ ਜਦੋਂ ਟੀਚਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਸ਼ੱਦਦ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਫਿਰ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਖਰੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਪਲਾਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੇਕ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਗਿਰੋਹ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 4 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਗਿਰੋਹ ਨੇ ਪਲਾਟ ਦੇ ਓਨਰ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਲਾਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕਰਵਾ ਲਈ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਫਿਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਰਜਿੰਦਰ ਨਿੱਕਾ ਤੇ ਫਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਐਲੀਅਸ ਬੱਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਸੰਗਰੂਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਵੀ FIR ਰਜਿਸਟਰ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਪਲਾਟ ਵੇਚ ਪਾਉਂਦੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਅਸਲੀ ਮਾਲਕ ਨੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਫਰਾਡ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਜਵਾਈ ਨੇ ਪੂਰੇ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜੇ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਸੀਂ ਅਸਲ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਅਸਰਟੇਨ ਕਰ ਲਈ ਆ, ਉਹ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਹੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਰੇਡਸ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਜਵਾਈ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਗਿਰੋਹ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਖੁਦ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਵੀ ਭਾਲ ਹੈ ਜੋ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ।